हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। 1290 टू 1320 सीई। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जब हम कैकोबाद के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, ये बलबन का पोता था एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय सन कैमूर। तो उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ वॉर जो था फिरोज, जिसका एक टाइटल था अरीज मुमालिक, डेट इज मिनिस्टर ऑफ वॉर, बाद में जिसने टाइटल लिया जलालुद्दीन खिलजी, वो स्लेव डायनेस्टी या मामलो डायनेस्टी के नीचे काम कर रहा था। ठीक है, एज मिनिस्टर ऑफ वॉर अंडर द सुल्तान कैमूर्स। ठीक है, इसने कैमूर का मर्डर करा और सत्ता उससे छीन ली। ठीक है, और इस्टेब्लिश करी अपनी खिलजी सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी, इसको स्टार्ट कराने से पहले सबसे पहले मुझे यह बता दो आप, दिल्ली सल्तनत को शुरू से ही फ्रॉम द टाइम ऑफ इल्तुतमिश सबसे बड़ा खतरा इन्वेजन का कौन से ग्रुप से था? मंगोल से था, है ना? मंगोल डायनेस्टी नहीं, मंगोल से था। मंगोल को डायनेस्टी नहीं थी। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 1296 सी, 6 साल का इसका कार्यकाल रहता है। जलालुद्दीन खिलजी, ओरिजिनल नाम फिरोज, इसने ही नींव रखी खिलजी डायनेस्टी की। जब ये सत्ता में आता है, सत्ता को छीनता है, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठता है, उस टाइम पर ये 70 साल का था लगभग, व्हेन ही केम टू पावर। और सिर्फ 6 साल के एक छोटे कार्यकाल के लिए रूल कर पाया। तो बाकी 70 साल तक क्या कर रहा था? अपनी झक मारा रहा था क्या? नहीं, ये यहां पर सेवा कर रहा था स्लेव डायनेस्टी, मामलो डायनेस्टी के अंतर्गत, एज अरीज मुमालिक, एज मिनिस्टर ऑफ वॉर। तो इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, इसलिए तो सोच समझ के इसने मर्डर करा कैमूर्स का और उसको मार डाला। ठीक है, तो ड्यूरिंग बलबन्स रेन, जलालुद्दीन जो था, ही हैड बीन द वार्डन ऑफ द मार्चेस इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो भी इन्वेजन हो रही है उसको देखेगा। उसका एक प्रकार से उस रीजन में एक बॉडीगार्ड था और काफी वफादार भी था बलबन के लिए। इसने बड़े सारे सक्सेसफुल बैटल्स लड़े थे और मंगोल्स को जो है खदेड़ फेंका था, वहां से घुसने नहीं दिया था, टोटल तरीके से उनका इंट्रूजन नहीं होने दिया था भारत के अंदर। ही रिपेल्ड द अटैक ऑफ मंगोल्स अंडर अब्दुल्ला एंड मंगोल्स हु सेटल्ड नियर दिल्ली, they were called the न्यू मुसलमान्स। जो मंगोल्स दिल्ली के इर्द गिर्द जो सेटल हो गए थे, उनको क्या बोला जाता था इसके कार्यकाल में? ये नए मुसलमान हैं। ये भी काफी ज्यादा जनरस, मतलब मैंने आपको बताया भी था इल्तुतमिश के बारे में, जैसे कहा जाता था उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी कहा जाता था जनरस, यानी कि काफी ज्यादा दान पुण्य वगैरह करना। ठीक है, बिग हार्टेड पर्सन होना, ही ऐसा था। और ये ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसका एक बहुत ही ज्यादा नरम व्यवहार था हिंदूज के प्रति। जबकि ये खुद क्या था? धर्म क्या है इसका? जलालुद्दीन खिलजी का, फिरोज का, मुस्लिम। तो ही क्लियरली पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्न। हम जिसको रूल कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा रूल जो है वो हावी है, और वो कौन है? जनता, मासेस। हमें उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, और उनका सपोर्ट सिर्फ तभी मिल सकता है अगर हमारा उनके प्रति एक नरम व्यवहार हो, एक बेनिवोलेंट एटीट्यूड हो। अब क्योंकि उस टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो थे वो हिंदू थे, तो इसका ऐसा सोचना कि मैं पूरी तरीके से भारत को इस्लामिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, इसको रियलाइज हो गया था कि ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। अगर हम प्यार से हिंदू लोगों का सपोर्ट पाकर सत्ता में बने रह सकते हैं, तो कल को कम से कम अगर हमें किसी फॉरेन अटैक को रोकना पड़ा तो मल्टीपल शॉट अटैक तो नहीं होगा कम से कम हमारे ऊपर, कि पता चला हम इन्वेजन को रोकने में भी अटके हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी अटके हुए हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन में भी अटके हुए हैं, और जनता भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और जनता भी हमें सत्ता से हटाने की रणनीति बना रही है। तो इसको लगा था कम से कम एकजुट, एक ग्रुप तो शांत हो उस टाइम पर।
द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक स्टेट, इसको रियलाइज हो गया था बिकॉज उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो थे, मेजोरिटी ऑफ द जनसंख्या जो थी वो हिंदूज थी. ही अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट, जो इसके खिलाफ रिवोल्ट भी करते थे फिर भी. इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मूवीज में ना बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया हुआ है. अलाउद्दीन खिलजी इससे भी बढ़िया रूलर होगा भी, आप देखना. 15 साल तक कोई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, वो भी मध्यकालीन भारत के अंदर जब इतनी उथल पुथल चलती थी. बताओ, जब आपका एम्पायर शरिया खतरे में हो, आपको खुद नहीं पता आप कल तक सुल्तान रहोगे कि नहीं रहोगे, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो 15 साल तक? परमानेंट प्राइसेस रख सकते हो? बहुत टफ है. फिलहाल हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की. तो ही अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट्स इवन टू दोज हु रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. ना कि ये सिर्फ ना ही उनको माफ कर देता था ऐसे लोगों को, बट एट टाइम्स इवन रिवॉर्डेड देम टू विन देयर सपोर्ट. कि अच्छा हुआ तुमने मेरे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करा, कम से कम मुझे पता तो लगा कि मेरी कमियां क्या हैं, एंड थैंक यू तुमने मुझे मेरी कमियां रियलाइज करवाई. इस प्रकार का रूलर था ये. लेकिन इसकी लीनियंसी को, कि इसका जो लीनियंट एटीट्यूड है, जो नरम व्यवहार है जो इसका, काफी सारे लोग उसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये काफी वीक है ये, इंक्लूडिंग हिज सपोर्टर्स. तो व्हेन द ठग्स रॉबर्ट्स लूटेड द कंट्री, इनको परमिशन दी जलालुद्दीन खिलजी ने. दे वर अलाउड टू गो ओनली आफ्टर ओनली अ मेयर सीवियर वार्निंग. सिर्फ एक वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया. जलालुद्दीन खिलजी ने नोबल्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट पाया बाय अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस. और उनको भी बोला कि अगर हमें दिल्ली सल्तनत को टिकाए रखना है अंडर द बैनर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो हमें अपना व्यवहार नरम ही रखना होगा मासेस के लिए. छोटे मोटे चीज़ों के लिए, छोटे मोटे रिवोल्ट के लिए, चोरी चकारी के लिए इतना ज़्यादा हमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है. हम अपना फोकस और सारी अच्छी जगहों पर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पर अगर उतनी एनर्जी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है. ठीक है. तो ही रिटेन्ड द अर्लियर नोबिलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मलिक छज्जू, जो कि बलबन का नेफ्यू था, नाम था इसका, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए. मलिक छज्जू, ही वॉज अलाउड टू रिमेन द गवर्नर ऑफ कारा. इसने हटाया नहीं उसको. ठीक है. व्हेन छज्जू रिवोल्टेड इट वॉज सप्रेस्ड, बट उसको माफ कर दिया गया. तो ऑब्वियस ये बात है, कभी कभार अपने नोबल्स के सामने वीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ. काफी लोग ये नहीं सोचेंगे कि डर रहा है ये, है ना. 1292 सी में when मलिक छज्जू रिवोल्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ. मतलब यहां पर बात हो रही है हिज नेफ्यू, मतलब जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू, भतीजा इसका, और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी. क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी थी, क्या नाम था उसका? मेहरुनिसा. उसकी शादी हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी से, और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा लगता था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी उसका चाचा था. ही मैरिड हिज डॉटर टू उलुग खान, अ डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान, टू विन द मंगोल्स गुडविल. दूसरी बेटे की शादी उससे भी करवाई थी, ताकि मुगल शांत, ताकि जो मंगोल्स है वो शांत रहे. और आपको पता है मंगोल्स को शांत करने के लिए अलग अलग दिल्ली सल्तनत के रूलर्स अलग अलग रणनीतियां अपनाते थे. जैसे इल्तुतमिश के पास ख्वारिज़म एम्पायर से वो चला आया था बंदा, मुझे पनाह दे दो. उसने मना कर दिया था ना कि नहीं मैं नहीं दे सकता. वो जानता था कि यार हम जो है फालतू का रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो ड्यूरिंग हिज रेन इन 1294 सी, देवगिरी वॉज इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. During the reception there in July 1296 CE, Alauddin Khilji treacherously murdered his father-in-law Jalaluddin Khilji near Kara, और ये दिल्ली की तख्त पर आकर बैठ गया. जब इसने देवगिरी को इन्वेट करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ही इज अंडर टाइटल एज अली गुरशप.
He proclaimed himself Sultan by winning over the nobles and soldiers to his side by lavish use of gold accumulated from देवगिरी. मतलब अलाउद्दीन खिलजी के रूल को सारे लोग माने, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा सोना उनको दिया था, गोल्ड दिया था, जो कि इसने देवगिरी को लूट कर जो ये लाया था. ठीक है, और ये वाली बात आप जैसे जानते ही हो. इसकी जो शादी होती है वो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मेहरुनिसा से होती है. हमें एक एडिशनल फैक्ट ये भी जानने को मिला कि जलालुद्दीन खिलजी की एक और बेटे की शादी उलुग खान से हुई थी, जो कि मंगोल्स के साथ एसोसिएटेड था, और ये मंगोल्स के अटैक को यहाँ पर ये रोकना चाहता था इस वजह से. ठीक है, तो इसकी जो शादी है ये मेहरुनिसा से होती है. क्या कह रहे हो? यहाँ पर ये जो दे रखा है डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान. चंगेज खान की जड़ से मतलब कोई उसके कोई होगा, मतलब उसकी साइड से, उसके लीनेज से. ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का ये कारा के ऊपर अटैक. कारा एक बहुत कारा के ऊपर अटैक नहीं, सॉरी, कारा तो इनका अड्डा था, देवगिरी के ऊपर अटैक. ठीक है, तो ये हम देखते हैं जरा इसको. ये देवगिरी की राजकुमारी को भी उठाकर लाता है वहां से, और बहुत ज़्यादा डायमंड, सोना, मोतिया. जैसे आप बैकग्राउंड में जो सोल्जर देखो कितना सारा माल ले लेकर जो है वो भर रहे हैं, जैसे आप बैकग्राउंड चेक करो उसका, ये पीछे. ठीक है, और ये देखो साइड में देखो ये गोल्ड वगैरह, कितना ज़्यादा ट्रेजर जो है इसने देवगिरी कहाँ था? दक्षिण भारत के अंदर, वहाँ से इसने कलेक्ट करा. ठीक है, और पीछे देखो कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा ट्रेजर ये जो है वहाँ से इकट्ठा करके लाता है, जीत कर लाता है. ठीक है, और इसी टाइम पर ये जो एक इवेंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ड्यूरिंग द रिसेप्शन देयर इन जुलाई 1296 ही अलाउद्दीन खिलजी ट्रेचरसली मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी नियर कारा, और दिल्ली के तख्त पर वो आकर बैठ गया. तो यहीं पर इसी बहाने से, देवगिरी के खजाने को लूटने के बहाने से, ये इसको बुलाता है. अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर आए और इसको मर्डर कर देता है यहाँ पर इस टाइम पर. ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जब जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने के लिए जाता है देवगिरी में, और जब ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जब ये रचाता है जलालुद्दीन खिलजी को मारने के लिए, तो जलालुद्दीन खिलजी एक नौकर इसके लिए खरीद कर लाता है. उस टाइम पर स्लेव्स को खरीदने की प्रक्रिया चलती थी. अब ये कोई मामूली नौकर नहीं होता. अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत की नज़रों में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गया था. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसलिए भी उठ गया था कि जब बगावत करने के बाद, स्लेव डायनेस्टी से मामलुक डायनेस्टी से बगावत करने के बाद, जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठता है अंडर द बैनर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो वो ये कहता है कि ये तख्त जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमारे चारों तरफ जो दुश्मन है उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन मंगोलों का है. अब अलाउद्दीन खिलजी की वैसे भी यहाँ पर बेइज्जती होती रहती थी कोर्ट रूम में, है ना. इसको वैसे भी कोई भी बात कोई भी ये बोले तो उसकी बेइज्जती करना. यहाँ पर ये बोलता है कि मैं जाऊँगा मंगोलों से लड़ने. ठीक है, अब उस टाइम पर मंगोलों से लड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी. लेकिन अभी अलाउद्दीन का टॉपिक स्टार्ट होने तो अभी हम जलालुद्दीन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ये मंगोलों को इस कदर हराता है कि उनके लीडर की गर्दन ये जो है उखाड़ लाता है. अब ये इतना बोल्ड स्टेप था इसका, मंगोलों को हराना. किसी के अंदर इतनी दम नहीं थी, इतना गूदा नहीं था किसी के अंदर कि मंगोलों से कोई भिड़ सके आक्रमण कर सके उनके ऊपर, और ये जीत कर ले आता है मंगोलों के ऊपर विजय प्राप्त करके ले आता है. और दिल्ली सल्तनत की नज़रों में ये बहुत ज़्यादा मतलब काबिल एक पर्सन साबित होता है. अब क्या होता है, इसकी प्रोमिनेंस, इसकी पॉपुलैरिटी रूलर्स जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के, इंक्लूडिंग जलालुद्दीन खिलजी, इसके चाचा की नज़रों में बढ़ती है.
यहाँ पर एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है यहाँ पर जो चली आ रही थी, ये कोई खिलजी सल्तनत के लिए नई बात नहीं है, स्लेव्स को खरीदने की। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप में से काफ़ी कम लोग ये वाली बात जानते होंगे, मूवीज़ में देखकर शायद से आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो था ये बाइसेक्सुअल था, अलाउद्दीन खिलजी बाइसेक्सुअल था। ये जितना शौकीन औरतों का था उतना ही शौकीन मर्दों का भी था, ठीक है। तो इसलिए स्लेव जो खरीदा जाता है इसके लिए एक बाइसेक्सुअल या गे स्लेव इसके लिए खरीदा जाता है मलिक कफूर। और मलिक कफूर जो था वैसे तो वो कोई पावरफुल या कोई बहुत एबल कमांडर नहीं था, लेकिन मलिक कफूर को पूरी ज़िंदगी अपने आप से ये चिपका कर रखता है, उसको इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंपॉर्टेंट तख्त, इंपॉर्टेंट प्रोस्पेरिटी ये सब कुछ ला कर देता है। और बाद में मलिक कफूर ही अलाउद्दीन खिलजी का मर्डर कर देता है। कुछ टाइम के लिए वो बैठता है सल्तनत में, लेकिन उसके बाद खिलजी सल्तनत को ख़त्म करने वाला मलिक कफूर ही होता है, ठीक है। अब पढ़ो आप यहाँ पर। तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान बाय बेरिंग ओवर द नोबल्स एंड सोल्जर्स टू हिज साइड बाय लेविश यूज ऑफ गोल्ड, जो कि इसने देवगिरी से एक्यूमुलेट करा था, ठीक है। अब जैसे आप एक बात बताओ, जब ही यहाँ पर इस इवेंट पर जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करेगा, यहाँ पर इसने मर्डर करा, अब ये वापस जाएगा, जैसे दिल्ली वापस आ गया है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर इसका अलाउद्दीन खिलजी का मर्डर नहीं हो जाएगा, जो नोबल्स वगैरह इसकी बात क्यों मानेंगे, ठीक है। इसने गोल्ड से सबका मुंह बंद करा दिया था, इसलिए एक दो लोग जो जलालुद्दीन खिलजी के बहुत खास थे, उसके खास भतीजे थे, जैसे कि ये इताद खान, ठीक है, इसकी नज़र होगी दिल्ली सल्तनत पर, और ये नहीं चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है बने। और इसको पता था कि चाचा जान जो है अभी जैसे इससे मिलने कारा में गए थे और इसने मर्डर कर दिया उनका, ठीक है। सॉरी, देवगिरी गए थे, इसने मर्डर कर दिया उनका। लेकिन बस वही वाली बात है, तख्त पर आकर ये कैसे भी करके ये बैठ जाता है, ठीक है। शांत किससे मुंह बंद किससे करवाया, शांत किससे करवाया, गोल्ड से, लेविश यूज ऑफ गोल्ड, जो कि देवगिरी से इसने एक्यूमुलेट करा था, ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 टू 1316 सी। अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन खिलजी का एक एम्बिशियस नेफ्यू था और उसका दामाद भी था, भतीजा था उसका। इसने अपने चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी की मदद करी थी इन स्ट्रगल फॉर पावर, एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज आमिर आय तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। और जलालुद्दीन खिलजी जब स्लेव डायनेस्टी की हुकूमत जब उसकी सेवा कर रहा था, उस हुकूमत में जब शामिल था, इसके पास क्या टाइटल था, आरिज आय मुमालिक। और अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या टाइटल है, आमिर आय तुजुक, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ही हैड 2 victorious expeditions during the reign of Jalaluddin. After the first expedition of Bhilsa Vidisha in 1292 CE, he was given the Iqta of Awadh. इक्ता याद है? फटाफट मुझे समझाओ, इक्तदार कौन होता है और इक्ता क्या होता है? इक्ता पाने से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। गवर्नर होता है, लैंड रेवेन्यू राइट्स मिलेंगे और यहां से अपनी सैलरी खुद निकालनी है ना, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस होगा वो किसको पहुंचाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठी हुई है, मेरा जहां पर भी बैठी हुई है इस टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी कहां बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है। और उसके बाद सेकंड एक्सपेडिशन क्या थी इसकी, कारा की। कारा कहां पर है, सॉरी, कारा के इसके पास इक्ता राइट्स इसको मिल गए थे। कारा वैसे कहां पर है, अफगानिस्तान। देवगिरी कहां पर है, सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड अरीजी आई मुमालिक मिनिस्टर ऑफ वॉर, जो कि इसके चाचा जान का भी टाइटल था, अंडर विच डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी। 1294 में ही लेड द फर्स्ट टर्किश एक्सपेडिशन टू साउथ इंडिया एंड ही प्लंडर्ड देवगिरी। राजकुमारी वगैरह जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, सारे सोना, गहने, जेवरात सबको उठाकर ले आता है। एंड द सक्सेसफुल एक्सपेडिशन प्रूव दैट अलाउद्दीन वॉज एन एबल मिलिट्री कमांडर एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इसकी कोर्ट रूम में इतनी इज्जत नहीं थी, है ना, भाषा वगैरह सब कुछ सीख चुका था, लेकिन अब इसने अपने आप को वॉर फुटिंग के अंदर भी प्रूव करके दिखाया। जलालुद्दीन की जो पॉलिसी थी टॉलरेंस की, इट वॉज रिवर्स बाय अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये देखता था कि इसके जो चाचा जान है वो कहां वीक पड़कर रह गए, जहां पर माफ नहीं भी करना चाहिए वो वहां पर भी माफ कर देते हैं। ये उनकी कमजोरी हो सकती है, अलाउद्दीन कहता था मेरी कमजोरी नहीं है ये। हु अवॉर्डेड
drastic punishment to all those who dare to oppose him. He decided to revive Balban's policies of ruthless governance. इसने जो न्यू मुसलमान थे, न्यू मुसलमान कौन? मंगोल, जो कि दिल्ली के आसपास सेटल हुए थे, याद है? ये देखो कहां गया न्यू मुसलमान, ये मंगोल्स हु सेटल्ड नियर दिल्ली वर कॉल्ड एज न्यू मुसलमान. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? ही स्लॉटर्ड, काट के रख दिया उनको, मंगोल मुसलमानों को. एंड द ओल्ड बलबानी एंड द जलाली नोबल्स, इनको भी काट के रख दिया. मतलब जो इंटरफेयर करते थे इसकी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल अफेयर्स में. इसने नोबल्स जो थे, अब देखो चैलगानी सिस्टम तो नहीं रहा, चैलगानी सिस्टम को कंप्लीट तरीके से किसने खत्म कर दिया था? और वो चैलगानी सिस्टम आइडेंटिटी ही किसका था, किसकी थी ऑलरेडी? स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी की, है ना? इल्तुतमिश के टाइम पर स्टार्ट हुआ था और किसने उसको तहस-नहस करके रख दिया था? बलबन ने. लेकिन नोबल्स यहां पर थे काफी ज्यादा हस्तक्षेप, इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे. तो ही डिसाइडेड टू कर्ब द पावर्स ऑफ द नोबल्स एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमा, रिलीजियस लीडर्स इन द अफेयर्स, इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट. तो अकॉर्डिंग टू बरानी, जो कि एक हिस्टोरियन है, द ऑथर ऑफ तारीख आई फिरोज शाही, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये आपको बुक्स याद रखनी है कि तारीख फिरोज शाही कौन सी सल्तनत से बुक रिलेटेड है? दिल्ली सल्तनत में खिलजी सल्तनत से रिलेटेड है. ऑथर कौन है इसका? बरानी. क्या तारीख फिरोज शाही में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में गिवन है? जी हाँ, बिल्कुल गिवन है. एक मिनट रुकना. बरानी, ठीक है, हिस्टोरियन है, ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही. तो अकॉर्डिंग टू बरानी, द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही, अलाउद्दीन वॉज कन्विंस्ड दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नोबल्स, इंटर मैरिजेस बिटवीन द नोबल फैमिलीज एंड इनएफिशिएंट स्पाइस सिस्टम एंड ड्रिंकिंग लिकर वर द बेसिक रीजंस फॉर द रेबिलियन. ये हिस्टोरियन कह रहा मैं, ठीक है, कि अलाउद्दीन ये मानता था कि नोबल्स की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंटर मैरिजेस जो नोबल फैमिलीज में जो होती हैं, स्पाइस सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, और दारू मदिरा वगैरह को पीना, ये बेसिक रीजन है फॉर द रेबिलियन. देयरफॉर ही पास 4 ऑर्डिनेंसेस. इसने 4 ऑर्डिनेंस पास करे. नंबर 1, ही कन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल्स. बहुत ज्यादा कमा कर रखे हुए हैं छीनों की, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह. ये एक तरीका मैं आपको बताऊं, वैसे अगर आप हल्का सा अगर इसका एक लिंक अगर बनाना चाहो तो ये कुछ ऐसा मान लो कि इंदिरा गांधी जी ने जैसे प्रीवी पर्स को खत्म करा ना, कि फालतू में राजा महाराजा को क्या सहूलियत देनी है ना, ऐसी इसने यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टीज थी इसको कन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया नोबल्स की प्रॉपर्टीज को. इंटेलिजेंस सिस्टम वॉज रीऑर्गेनाइज एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान. यूज ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स वर प्रोहिबिटेड. सोशल गैदरिंग और फेस्टिविटीज जो थी सुल्तान की परमिशन के बिना हो नहीं सकती हैं, ताकि वहां पर कोई षड्यंत्र न रचाया जाए. बाय सच हार्श मेजर्स हिज रेन वॉज फ्री फ्रॉम रेबिलियन. इसने रेबिलियन को शांत कर दिया. जलालुद्दीन खिलजी की तरह वीक नहीं है ये कि प्यार से समझा रहा है लोगों को, वो करवा रहा है. इसने बोला कि सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिवोल्ट. वो याद है, वो रिवोल्ट को भी अपने खिलाफ साइन करता था, कहता था थैंक यू आपने मेरी कमियां बताई हैं. ये कहता था मेरे को मत गिनवाओ मेरी कमियां, ठीक है, और हिम्मत है तो बोल के देखो मेरे सामने मेरी कमियां, काट के रख दूं मैं तुम्हें कि क्या कमी है मेरे अंदर. ये होता है रियल नेचर. और एक रेबिलियन को शांत करा. आप दरबार के अंदर देख लो, ये इतने इंपॉर्टेंट नोबल्स होते थे, ये बलबानी और जलाली नोबल्स, काफी टाइम से इनके यहां चले आ रहे थे. इसने इसको काट के रख दिया. इसका एक सीन मैं आपको दिखाता हूं, जरा. बलबानी और जलाली नोबल्स की जो बात हो रही है ना, एक सीन दिखाता हूं मैं आपको जरा इसके कंटेक्स्ट में.
जब इसकी शादी हो रही होती है ना यहाँ पर इस सीन के अंदर जैसे, तो जो ये नोबल्स थे जिनकी बात हो रही है, ये तब से इसके साथ थे जलाली और बलबारी नोबल्स, एक कैटेगरी है मतलब नोबल्स की। जब से जलालुद्दीन खिलजी जो था वो था, और जलालुद्दीन खिलजी जब से मामलुक या स्लेव डायनेस्टी के अंदर काम करता था तब से। अब इसकी शादी हो रही होती है, अब ये किसी गैर औरत के साथ लव मेकिंग कर रहा होता है यहाँ पर एक कमरे के अंदर। अब ये जलाली या ये बलबानी नोबल है एक, ठीक है, जो कि इसका दोस्त होता है बचपन का, ठीक है, शरीफ पाशा नाम होता है इसका इस मूवी के अंदर जो बताया गया है। अब ये क्या करेगा, माफ किसी को नहीं करता था कि कोई इसके खिलाफ बगावत ना करे, कोई इसके खिलाफ बोले ना या कुछ भी करके क्या करता है इसको, इसने देख लिया ये इसके साथ अफेयर कर रहा है यहाँ पर, और इसने इसको क्या करा, मार डाला। माफ किसी को भी नहीं करता था। इसको ये नहीं पसंद था कि उसको कोई चीजें गिनवाए इसके खिलाफ, कि ये कहता था मैं जो हूं मैं कर लूंगा खुद से, मुझे मत गिनवाओ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अलाउद्दीन established a huge permanent standing army to satisfy his ambition of conquest and to protect the country from Mongol invasion. अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी भेजी 6 बार अगेंस्ट द मंगोल्स। फर्स्ट टू वॉज सक्सेसफुल, बट द थर्ड मंगोल इन्वेडर ख्वाजा ये दिल्ली तक घुसा चलाया था। However, he was prevented from entering into the capital city. Next 3 Mongol invaders were also dealt with severely. Thousands of Mongols were killed. जिनको ये क्या बोलता था, ये और इसके चाचा क्या बोलते थे, न्यू मुसलमान, याद है, जो दिल्ली उसके आसपास तक चले आते थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो एंटर कर जाते थे, सेटल हो जाते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है इसका फोर्टिफिकेशन करा गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, एंड गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक ही वॉज अपॉइंटेड एज द वार्डन ऑफ मार्चेस टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर। जैसा कि जलालुद्दीन के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी को रखा गया था गार्जियन। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, इट इंक्लूड हिज एक्सपेडिशन अगेंस्ट गुजरात, राजपुताना एंड द डेक्कन। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो है वो स्टार्ट करा विद कैंपिंग अगेंस्ट गुजरात इन 1299 सी, विच वॉज रूल्ड बाय वघेला किंग रायकरण। गुजरात में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी ये उससे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था, एंड फॉरमोस्ट एंड फर्दर मोर इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि गुजरात की जो वेल्थ थी इट कुड पे फॉर हिज फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट, while her seaports could ensure a regular supply of Arab horses for his army. तो an army under 2 of Alauddin's noted generals, Ulugh Khan and Nusrat Khan, march against गुजरात। रायकरण जो कि रूलर था गुजरात का, ये भाग गया और सोमनाथ का जो मंदिर है इसको कैप्चर कर लिया गया, उसको डिस्ट्रॉय करा गया अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के द्वारा लूटने के लिए। इनॉर्मस बूटी वॉज कलेक्टेड, यानी कि माल जो था, सोना, सिक्के, जेवरात, कोई भी जो चीज़ें थी और सोने चांदी की, सबको लूट लिया गया। इवन द वेल्दी मुस्लिम मर्चेंट्स फॉर नॉट स्पेयर्ड, इनको भी लूटा गया। अलाउद्दीन ने, ये जो राजा था रायकरण, गुजरात का राजा, अलाउद्दीन मैरिड द राजास वाइफ कमलाबाई, एंड ही एक्वायर्ड मलिक कफूर, एन्यूच एंड अ ग्रेट मिलिट्री जर्नल who later led the खिलजी डायनेस्टी invasions to साउथ इंडिया, और अलाउद्दीन का खास बन गया है इस टाइम पर। मूवी में दिखाया हुआ कि जब जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर हुआ था तब वो मलिक कफूर को लेकर आता है। मैंने आपको इसलिए वहां पर बताया था कि एक सिलसिला चलता था स्लेव्स को खरीदने का। मैंने आपको अभी मूवी सीन चल रहा था वहीं पर क्लैरिटी दी थी कि मूवीज के ऊपर मत जाया करो। मलिक कफूर इसको इस टाइम पर मिलता है जब गुजरात इन्वेजन इसने करी तब, ठीक है, और ये एक ट्रांसजेंडर था, ओके। और अलाउद्दीन खिलजी खुद क्या था, बाइसेक्सुअल था। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपुताना, जैसे चलो छोड़ो वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपुताना, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ गुजरात अलाउद्दीन टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स राजपुताना। रणथंभोर, अब राजपुताना वाली बात है, वहीं से ये बात निकल कर आती है, पद्मावती है ना, मेवाड़, महाराजा रावल रतन सिंह। पद्मावती क्या सच में कोई कैरेक्टर थी?
हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि पद्मावती कोई कहानी नहीं है, वो कोई कैरेक्टर के बारे में कोई हिस्टोरियन बताता नहीं है, वो जैसे एक पोयम है जिसको किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी ने, है ना श्रेया, ना कि संजय लीला बंसाली ने। तो ये इसी का बैच था, ये महान बैच आशिमा वाला, है ना आशिमा, याद है 2019 का बोर्ड का पेपर, रणथम बोर्ड। It was reputed to be the strongest fort of Rajasthan and had earlier defied Jalaluddin Khilji. रणथंभौर को कैप्चर करना नेसेसरी भी था, जरूरी भी था, टू ब्रेक द पावर एंड मोरल ऑफ द राजपूत्स। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला टारगेट था। द इमीडिएट कॉज ऑफ द अटैक वाज दैट द रूलर ऑफ रणथंभौर, हामिद देव, इसने दो जो रेबेलियस मंगोल सोल्जर्स थे उनको पनाह दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब बोला भी था इसको कि उसको उन दोनों सोल्जर्स को हमें हैंड ओवर कर दो, इसने मना कर दिया था हामिद देव ने। तो हेंस एन ऑफेंसिव वाज लॉन्च अगेंस्ट रणथंभौर। टू बिगिन विद खिलजी फोर्सेस सफर्ड लॉसेस, शुरू में उनको लॉस हुआ। नुसरत खान इवन लॉस्ट हिज लाइफ, जो कि इसके साथ इसके जो जनरल से नुसरत खान और उलुग खान। Finally, Alauddin himself had to come to the battlefield. In 1301 CE, the fort of Ranthambore fell to Alauddin. Women committed johar or self-immolation, described by Amir Khusro. और यहीं पर ये स्टोरी बनाई जाती है पद्मावती वाली, लेकिन ये स्टोरी फिर चित्तौड़ में भी फिर उतनी वैलिड बैठती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम बोल नहीं सकते कि पद्मावती कोई लेडी थी, क्योंकि जिस भी जगह पर ये जाएगा वहां पर औरत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब उनके पति मर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है अलाउद्दीन खिलजी था, या तो उनको शादी करनी पड़ेगी या उनके वो हरम में रहे जहां पर रोज उनको सेक्सुअली असॉल्ट करेगा ये। अब हिंदू राजपूत विमेन के लिए अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत, आबरू सब कुछ होती है। तो इस वजह से उस टाइम पर एक मतलब आप कह लो ज्वाइंट सती प्रथा सिस्टम, या फिर जिसको जौहर बोला जाता है आम भाषा में, वो चलता था। खुद से अपनी मर्जी से, स्वयं इच्छा से, जब भी उनको खबर मिल जाती थी कि बैटलफील्ड में हमारे पति मर गए, तो आग लगा लेना अपने आप को। चित्तौड़ 1303 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया। ये एक और पावरफुल स्टेट थी राजपुताना की। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अटैक करा था बिकॉज ही कोऑपरेटेड पद्मिनी द ब्यूटीफुल किंग ऑफ राजा रतन सिंह, जैसे कि आपको मूवी में दिखाया हुआ है। वो मनमोहक हो गया था इसकी बातों से, उसकी तारीफें सुनते सुनते। तो राजपूत वुमेन इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी परफॉर्म जौहर। दिस पद्मिनी एपिसोड वॉज ग्राफिकली मेंशन्ड इन द बुक पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। तो अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, सुल्तान Alauddin Khilji ordered a general massacre of the civil population. Chittor was renamed Khizrabad after the name of Alauddin Khilji का जो बेटा था खिजर खान। Alauddin, however, had to return back quickly to Delhi as the Mongol army was advancing towards Delhi. और इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी का, इतात खान, उसकी वो भी षड्यंत्र रच रहा था यहाँ पर कि मैं सुल्तान बन जाऊं दिल्ली का। मालवा और कुछ दूसरे रीजन्स 1305 में खिलजी आर्मी अंडर एन उल मुल्क कैप्चर्ड मालवा। अदर स्टेट सच एज उज्जैन, मांडू, धर एंड चंदेरी, मध्य प्रदेश वाले इलाके, दे वर ऑल्सो कैप्चर्ड। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा दक्षिण भारत में पहल करने के लिए, एंड हिमसेल्फ अटैक्ड द सिवाना। जो रूलर था सिवाना का, राजा शीतल देव, he defended the fort bravely but was ultimately defeated. 1311 में एक और राजपूत किंगडम जो था जलोर, it was also captured. 1311 तक अलाउद्दीन had completed the conquest of large parts of Rajputana and became the master of North India. फिर इसकी पॉलिसी टुवर्ड्स दक्षिण भारत, डेक्कन। यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी दक्कन में पहल करना चाह रहा था, तो दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज: यादव ऑफ देवगिरी, ककातियास ऑफ वारंगल, होयसालास ऑफ दौर समुद्र एंड पांड्यास ऑफ मदुरई।
दक्षिण भारत की तरफ जो उसने पहल करी, जो आर्मी भेजी, दे वर सेंट अंडर मलिक कफूर, अ ट्रस्टेड कमांडर ऑफ अलाउद्दीन हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ नायब. His first target was Raikaran, the earlier ruler of Gujarat, who had now occupied Baglana and defeated him. Second expedition was against Rai Ramchandra. ये रूलर था देवगिरी का 1306 से 1307 में. Who had earlier promised to pay tribute to Sultan, लेकिन नहीं पे करी थी इसको अलाउद्दीन खिलजी को. रामचंद्र सरेंडर्ड आफ्टर लिटिल रेजिस्टेंस टू मलिक कफूर, लेकिन इसको काफी इज्जत के साथ मलिक कफूर ने ट्रीट करा. He was kept as a guest at Alauddin's court and was given a gift of 1 lakh tankas and title of Rayan. He was also given a district of Gujarat and one of his daughters was married to Alauddin. Alauddin showed generosity towards Ramchandra because he wanted to have Ramchandra as an ally for the campaigns in the south. ये बता पाएगा ये ज़्यादा अच्छे से मलिक कफूर की जब फोर्सेज जाएंगी तो पहल करवाने में या दुश्मनों के तरफ दुश्मनों की ओर नजर रखने में ये मदद कर सकता है रामचंद्र, इसलिए अलाउद्दीन ने इसको कुछ नहीं कहा. 1309 में Malik Kafur launched a campaign against Warangal in Telangana area. Its ruler, Pratap Rudradev, he was defeated and enormous booty was collected from him while he agreed to pay regular tribute to the Sultan. Malik Kafur का अगला टारगेट क्या था? होयसाला रूलर वीर बलाला III 1310 में. He was defeated and a vast quantity of booty was seized and sent to Delhi. कफूर उसके बाद गया पांड्यास की तरफ 1311 सी में. In case of Pandyas, a direct decisive battle could not take place. Veera Pandya, he fled to the capital Madurai and Kafur plundered as much as he could. बहुत सारे मंदिरों को उसने भी लूटा, including that of चिदम्बरम temple. According to Amir Khusro, Malik Kafur जो है, he reached as far as Rameshwaram and built a mosque there and returned to Delhi with 512 elephants, 7,000 horses, 500 mans of precious stone. पूरे के पूरे बक्से वाला प्रीशियस स्टोन के भर कर लिए लाया. अब अलाउद्दीन खिलजी को खुश हो नहीं था. अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर से इस कदर खुश हो गया कि इसको नायब मलिक अपॉइंट कर दिया गया एम्पायर का. अलाउद्दीन खिलजी की जो फोर्सेस थी अंदर मलिक कफूर, इट कंटिन्यू टू रिमेन दे कंटिन्यू टू मेंटेन अ कंट्रोल ओवर द डेक्कन किंगडम्स एंड अलाउद्दीन फाइनली डाइड इन 1316 सी. अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, हालांकि ही वाज इलिटरेट, लेकिन ही पैट्रोनाइज पोएट्स लाइक आमिर खुसरो, मीर हसन Dhelvi. He also built a famous gateway known as Alai Darwaza, Hoskas, Mahal Hazar, Satoon, Jamaat Khana Mosque, Alai Minar, and constructed a new capital at Siri. Alauddin adopted the title of Sikandar-I-Azam and gave Amir Khusro the title of Tootie-e-Hind, Parrot of India. He included non-Turks also in his service. He was the first ruler to fix land revenue in cash. इसकी जो थ्योरी किंगशिप की, इट वाज सेकुलर, मतलब जैसे कि अब नॉन टर्क्स को ले रहा है, दूसरे लोगों को भी लेता ही था. एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में इसको कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई भी आकर सहयोग दे सकता है, पार्ट बन सकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का. एंड ही प्रोक्लेम किंगशिप नोस नो किंगशिप एंड आई डू नॉट नो इफ दिस इज लॉफुल और अनलॉफुल. आई डू वॉट एवर आई थिंक टू बी गुड फॉर द स्टेट. इसलिए कहता था मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करूंगा. मेहनती तो देखो था, लेकिन इसको ना जब ये कुछ कर रहा होता था ना, इसको पसंद नहीं था कि कोई इसको इंटरफेरेंस करे, इसके कामों में दखलंदाजी करे, इसको कोई समझाने बैठ जाए, फिर वो उसका दुश्मन बन जाता था. ही रिफ्यूटेड द सुज़ेरेनिटी ऑफ द कैलिफ एंड डिड नॉट अलाउ एनी पावर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट टू गाइड हिज पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बरानी, अलाउद्दीन वांटेड टू ज्वाइन अ न्यू रिलीजन. लेकिन ये वाली बात अकबर ने करी थी, याद है, दीन इलाही बनाकर. उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. फॉलोइंग द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत जो है वो तितर बितर होकर दोबारा से फैलने लग गया और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर वैक्यूम. मलिक कफूर गद्दी पर बैठा कुछ दिनों के लिए, ओनली टू बी डिपोज बाय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. ये एक बेटा था अलाउद्दीन का, हु एस्केप्ड द प्रेइंग आइज ऑफ मलिक कफूर. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कैलिफ, अपने आपको खलीफा डिक्लेयर कर दिया इसके बेटे ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, एंड टुक द टाइटल ऑफ अल वासिक बिल्ला. जो भी इसके पिताजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने हार्श रेगुलेशन जो इंट्रोड्यूस करी थी, इसने उसको कैंसिल कर दिया. ऑल्दो ही वाज एबल टू क्रश मेनी रिवोल्ट्स ऑफ हिज रेन, he was not able to run the administration smoothly. For example, during this period,
Rebellions broke out in Devgiri, but they were harshly suppressed. कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका मर्डर हो जाता है एंड खुसरो जो है वो गद्दी पर आके बैठ जाता है. नसरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी बात हो रही है खुसरो की, ठीक है, आमिर खुसरो को मत समझ लेना. He killed Mubarak Shah. However, he did not last long on the throne as some dissatisfied officers led by Ghazi Malik, the governor of Dipalpur, killed Khusro Shah and they ascended the throne of Delhi under the title of Ghiyasuddin Tughlaq. और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी 1320 में. Only Hindu convert to sit on the throne of Delhi. Thus, only 4 years after the death of Alauddin, खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड एंड पावर पास इनटू द हैंड्स ऑफ तुगलक. लेकिन हम अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं एक बारी. इसने क्या क्या मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे. अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसके पास एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी और वो उसको कैश में पे करता था रॉयल ट्रेजरी से. ये घोड़े मंगवाता था दूसरे देशों से एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फरिश्ता ही रिक्रूटेड 4,75,000 कैवलरीमैन घुड़सवार इसने रिक्रूट कर रखे थे. इसने चेहरा एंड दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखा था. वेरियन द चेहरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर एंड दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. जैसे आपको पता है ना, गाय भैंसों के ऊपर घोड़ों के ऊपर सिर्फ वो गरम एक लोहा लगाकर एक वो ब्रांडिंग नहीं करती जाती, उनकी ADEFS सब कुछ लिख दिया जाता है. ऐसे इसने करना स्टार्ट करवाया. तो इन ऑर्डर मतलब अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस को एक टैग देता था. और ये वाली चीज एक पर्सन और करता था. बताओ, महानवमी डिब्बा के फेस्टिवल के टाइम पर क्या नाम था उसका? हाँ, नाम क्या था? कृष्णदेव राय. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी अ स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ द आर्मी फ्रॉम टाइम टू टाइम वाज कैरिड आउट. मार्केट रिफॉर्म्स. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी के जो मेजर्स थे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, ये भी इसके पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं इसके कार्यकाल के टाइम पर. और इतिहास में इसको जाना जाता है अपनी मार्केट पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए. अब अलाउद्दीन जो था बहुत लार्ज आर्मी अपनी मेंटेन करना चाहता था, तो वो ये चाहता था कि जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं जो डेली यूज की हैं उसके प्राइसेस कम हो या फिर उसके प्राइस एटलीस्ट फिक्स्ड हो. तो अलाउद्दीन खिलजी स्टैब्लिश 4 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली. ग्रेन मार्केट, मंडी फॉर ग्रेन. क्लोथ एंड ग्रोसरीज मार्केट जिसको बोला जाता था सराई अदल फॉर क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल. मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल एक्सेट्रा. एंड मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज. टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन, हर एक मार्केट जो थी इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सुपरिटेंडेंट कॉल्ड एज शाना आई मंडी. ठीक है. हु वॉज असिस्टेड बाय एन इंटेलिजेंस ऑफिसर. मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर मतलब यहाँ पर स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस होता था. जैसे अकबर भी अपना भेष बदलकर कभी भी मार्केट चला जाता था, अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा करता था कि वो जनरल पर्सन बनकर, लेमैन बनकर या फिर अपनी वेशभूषा बदलकर मार्केट के अंदर जाता था ये देखने के लिए कि जो प्राइसेस उसने मेंटेन करवाने को बोले वो मेंटेन हो भी रहे हैं या फिर किसी प्रकार की करप्शन चल रही है. तो अपार्ट फ्रॉम शहना ए मंडी, अलाउद्दीन रिसीव डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बारिद, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड मुनिया, सीक्रेट स्पाइस. सुल्तान ऑल्सो सेंड स्लेव बॉयज टू बाय वेरियस कमोडिटीज टू चेक प्राइसेस. ठीक है, कि बताओ कितने पैसे तुम्हारे खर्च हुए, कितने सामने वाले ने तुमसे मांगे. अगर सुल्तान के ऑर्डर की तौहीन अगर होगी, ठीक है, कि अगर शॉपकीपर को हाई प्राइस चार्ज कर रहा है या चीट कर रहा है कस्टमर को बाय फॉल्स वेट या फिर मेजर, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन हार्श पनिशमेंट इंक्लूडिंग एक्सपल्शन फ्रॉम द कैपिटल. देश निकाला दे दिया जाएगा, इम्पोजिशन ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट या फिर म्यूटिलेशन काट के रख दिया जाएगा. नो होर्डिंग वॉज अलाउड. मतलब अनाज को स्टोर करके नहीं रखना है. एंड इवन ड्यूरिंग द फेमीन द सेम प्राइस वॉज मेंटेन. परमानेंट प्राइस जिसको मैं कह रहा था आपको. ग्रेन्स की जो सप्लाई थी इस वॉज इंश्योर्ड बाय होल्डिंग स्टॉक्स इन गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस. जैसा कि भारत की सरकार करती ना श्रेया, ये फूड को, ये बफर स्टॉक को मेंटेन करना, सेम चीज ये इसने करी. ठीक है. रेगुलेशंस वर इशूड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज. अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दीवानी रियासत वॉज क्रिएटेड अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड एज नायब रियासत. Every merchant was registered under the market department. Sale of liquor and intoxicants they were prohibited, and gambling too was banned. Land revenue administration. Alauddin Khilji पहला सुल्तान था दिल्ली का who ordered for the measurement of land. Even the big landlords could not escape from paying land tax. Land revenue जो है वो कैश में कलेक्ट करा जाता था in order to enable the sultan to pay the soldiers in cash. State officials जो थे वो कल्टिवेटेड लैंड को मेजर करते थे एंड लैंड रेवेन्यू
they fixed land revenue accordingly. Biswa, it was the standard unit of measurement. State demand was 1/5 of the produce along with its house tax, grahi and pasture tax, chari was imposed. Pasture tax मतलब अगर आप लैंड पे जा रहे हो, वो सरकारी लैंड है जहां पर आप अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को चरवाने लेकर जा रहे हो, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. बट किस्मत आए खुती, हेडमेंट सेस was abolished. His land revenue reforms provided a basis for the future reforms of Sher Suri and Akbar too. He centralized administration and even confiscated religious endowments from and free lands. इमाम एंड वक्त इसको बोला जाता था. ये जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, याद है मैं आपसे एक बार एक ओपिनियन मैंने पूछा था कि मंदिरों के अंदर जितना भाई उनकी तिजोरिया में जो सोना जेवरात वगैरह पड़ा हुआ है, क्या इसको यूज करना चाहिए क्या देश की जीडीपी वगैरह को बूस्ट करने के लिए? बताया था मैंने, पूछा था ना आपसे एक बार. अलाउद्दीन खिलजी ने काम करके दिखाया था. मतलब धर्म से जुड़े जो भी संस्था हैं, मंदिर हैं, वहां पर जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, इसने बोला वो है तो देश का ही ना, उसको देश की तरक्की में लगाना चाहिए. भगवान खुद तो आके लेंगे नहीं, तो इसने जो भी मंदिरों में दान पुण्य वगैरह के लिए जो भी चीज़ें जो है दी जाती थी, उन सारे पैसे को निकालकर इसने स्टेट के वेलफेयर के लिए खर्च करना स्टार्ट करा. तो ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन कन्फिस्केटेड रिलीजियस एंडोमेंट जिसको बोला जाता था इनाम, एंड फ्रीलैंड जिसको बोला जाता था वक्त, ठीक है. इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये देखो नसरुद्दीन खुसरो शाह के कंटेक्स्ट में इसने मुबारक शाह को मारा था. गद्दी पर ज़्यादा नहीं बैठ पाया था बिकॉज कुछ ऑफिसर जो इससे खफा थे, इसके खुद के लोग, लेड बाय गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, ही किल्ड खुसरो शाह एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली अंडर द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. तो गाजी मलिक जो होगा वो क्या करेगा, गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल अडॉप्ट करेगा और दिल्ली सल्तनत में एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुगलक डायनेस्टी. ही वॉज द ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. ये वाली बात याद रखना, ठीक है. गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पूरी की पूरी तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने खिलजी सल्तनत को खत्म करा.